अच्छा जी, लास्ट टाइम किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मुझे प्रॉब्लम है, मैंने लास्ट में आपके 2 लेक्चर सुने थे। उसमें एक आपने बताया ऑर्गेनाइजेशनल इनिशिया। फिजिबिलिटी। अच्छा। सॉरी। जी जी, फिजिबिलिटी। सर काइंडली इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे वापस? जी बता देता हूँ। जी सर। अच्छा, और किसी का कोई सवाल? अच्छा, ऑर्गेनाइजेशनल फिजिबिलिटी बेसिकली ये होती है कि जो सॉफ्टवेयर या इंफॉर्मेशन सिस्टम हम बनाने जा रहे हैं या बनवाने जा रहे हैं, मोस्टली ये उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है जब हम सॉफ्टवेयर बनवाने जा रहे हैं या ख़रीदने जा रहे हैं। तो हमें ये देखना होता है कि ये जो सॉफ्टवेयर है, क्या ये, क्योंकि जब आप कोई सॉफ्टवेयर ख़रीदते हैं तो उसके ऊपर अच्छी खासी मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट भी है, फिर टाइम इन्वेस्टमेंट भी है, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके वर्किंग आवर्स भी कंज्यूम होते हैं। तो फिर हमने ये देखना होता है कि उसकी जो प्रोडक्टिविटी है या उसकी जो आउटपुट है, वो ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करेगी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में या नहीं। तो अब अगर हम एक ऐसी चीज़ खरीद लेते हैं या किसी ऐसी चीज़ पे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा नहीं पहुंचाती। फ़ायदा पहुंचाने का मतलब ये है कि जिससे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में आसानी हो, तो फिर हम ये कहते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशनल फिजिबिलिटी नहीं है। मैं इसकी मिसाल देता हूँ कि जिस तरह एमिरेट्स है, उन्होंने अपने एयरक्राफ्ट्स के अंदर क्या किया कि आज से कुछ साल पहले उन्होंने कहा कि जितने भी एयरक्राफ्ट्स हैं उनके अंदर मल्टीमीडिया की जो सपोर्ट है वो होनी चाहिए, ताकि अगर कोई ट्रैवलर है, उसके बच्चे हैं, तो वो उनको हम इंगेज कर सकें। तो उन्होंने ख़ास तौर के ऊपर इस चीज़ के ऊपर अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की कि वो उन्होंने फिर वीडियोस बनाई, गेम्स बनाई बच्चों के लिए, ताकि वो जहाज़ में जब बैठें तो फिर जो भी जितना भी टाइम है उसमें वो इंगेज रहें। तो अब वो जो सॉफ्टवेयर था या वो जो गेम्स उन्होंने बनाई या जो एनिमेशंस उन्होंने बनाई, उस पे जो इन्वेस्टमेंट की उन्होंने, तो उनको ये कंफर्म था कि इसका जो इस ये चीज़ डायरेक्टली हेल्प करेगी एमिरेट्स के रेवेन्यू को इम्प्रूव करने के लिए, और ऐसा हुआ। तो बेसिकली ये होती है ऑर्गेनाइजेशनल फिजिबिलिटी, कि जो जिस चीज़ पे हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं वो हमें हेल्प करेगी हमारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में या नहीं। ठीक है। अ, जी सर, मुझे क्लियर हो गया है। अच्छा सर, मुझे ये बताएंगे कि ये जो ऑर्गेनाइजेशनल फिजिबिलिटी है, ये यूजफुल होएगी किसमें, लाइक बनवाने में सॉफ्टवेयर, या बना बनाया हम ले रहे हैं तो ये उसके लिए ज्यादा जब यूजफुल? आप इन हाउस डेवलपमेंट के अलावा बाकी दोनों में ये हेल्पफुल है। ओके, हो गया। और ये डिपेंड कर रही है, लाइक जो बंदा बनवाने जा रहा है, जो भी जो कस्टमर की डिमांड है, ये उसके ऊपर डिपेंडेंट है। ये उसी पे हम्म। बेस कर रही है बेसिकली। मैं डिपेंडेंट वर्ड यूज नहीं कर रही। हाँ, कस, बेसिकली जो रिक्वायरमेंट्स हैं, रिक्वायरमेंट्स ही बेसिकली हमारे सॉफ्टवेयर के फीचर्स होते हैं ना। अच्छा सर, ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट पे बेस कर रही है बेसिकली? नहीं, ये रिक्वायरमेंट पे बेस नहीं कर रही। अब कस्टमर आप किस कॉन्टेक्स्ट में कह रही हैं ये एक अलग बात है। मैं इसको यूं कह देता हूं कि जो भी स्पॉन्सर है, जी सर। जो स्पॉन्सर है वो खुद क्लाइंट भी है बेसिकली। तो स्पॉन्सर ये देखेगा कि जो मेरा पैसा लग रहा है वो होता अमूमन क्या है। फॉर एग्जांपल, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में मेरे डिपार्टमेंट में सॉफ्टवेयर चाहिए, ठीक है। तो अच्छा। सॉफ्टवेयर का यूजर मैं हूँ, क्लाइंट मैं हूँ, लेकिन स्पॉन्सर मेरी टॉप मैनेजमेंट है। तो जो मेरी टॉप मैनेजमेंट है वो ये देखेगी कि हम डिपार्टमेंट के लिए जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्या वो ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट्स को अचीव करने में हेल्प कर रही है या नहीं कर रही। ये होता है कॉन्सेप्ट। सर, यहाँ एक और क्वेश्चन मेरे माइंड में थोड़ा सा आ गया। हम्म। सॉरी सर, असल में हम नहीं नहीं, लोगों कोई ने बात 2 नहीं। लेक्चर आपके बताएं इकट्ठे बताएं। सुने तो। हम्म। सर, अभी आपने बोला ना स्पॉन्सर वाला, हाँ। तो ये कोई भी स्पॉन्सर करेंगे सॉफ्टवेयर तो होता है, फाइनेंसर। कोई भी सॉफ्टवेयर जो होता है वो हम्म। स्पॉन्सर बेस पे होता है। लाइक अगर मैं बना रही हूँ सॉफ्टवेयर, ठीक है, मतलब मैं बनाकर उसको दे रही हूँ, तो मैं किसी को एज अ स्पॉन्सरशिप अपना सॉफ्टवेयर दे रही हूँ कि वो यूज करेगा और उससे नहीं कुछ बेनिफिट मुझे देगा, या थोड़े टाइम के बाद वो मुझे पे करके वापस करेगा? नहीं नहीं नहीं, स्पॉन्सरशिप से मेरी मुराद ये है जो फाइनेंस कर रहा है। अच्छा, ठीक हो देखिए, गया। जो कंपनी बेसिकली पैसा खर्च कर रही है उसको हम फाइनेंसर कहेंगे, ठीक है। तो वो किसी और के लिए थोड़ी बनवा रही है, वो अपने लिए बना रही है ना, बनवा रही है।
तो स्पॉन्सर से मेरी मुराद जो इन्वेस्टर है, अब आप चाहे उसको इन्वेस्टर कहें, चाहे आप उसको स्पॉन्सर कहें, चाहे आप उसको फाइनेंसर कहें, चाहे आप उसको प्रोजेक्ट मैनेजर कहें, प्रोजेक्ट ओनर कहें, ओनर, क्योंकि प्रोजेक्ट ओनर ही पैसा इन्वेस्ट कर रहा होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट ओनर है, ऑर्गेनाइजेशन स्पॉन्सर है, ऑर्गेनाइजेशन ही फाइनेंसर है, और ऑर्गेनाइजेशन ही इन्वेस्टर इन्वेस्टर है। ठीक हो गया सर, क्लियर हो गया, थैंक यू। ओके, और किसी का कोई सवाल? ओके, लास्ट टाइम हमने कहाँ तक किया था? सर लास्ट टाइम आपने जो लेक्चर में बोला, आपने बोला था सिस्टम एनालिसिस स्टार्ट करेंगे, लेकिन वो फिर बात काफी लंबी हुई भी है आपकी, और आपने दोबारा से बैक वाले को ही फर्दर एक्सप्लेन किया है। तो ये सिस्टम एनालिसिस हमारा अभी पेंडिंग है। ओके, अच्छा, अब सिस्टम एनालिसिस के अंदर मैंने कहा था कि मैं उसको क्या कर देता हूँ। सिस्टम एनालिसिस में मैंने कहा था कि रिक्वायरमेंट्स को गैदर करते हैं, रिक्वायरमेंट्स की गैदरिंग होती है, नंबर वन। अच्छा, रिक्वायरमेंट्स की गैदरिंग से सबसे पहला काम हम क्या करते हैं सिस्टम एनालिसिस में, हम उन लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं जिनसे हमने रिक्वायरमेंट्स लेनी है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको पहले कहा कि ये चीज़ क्लियर कर लें कि मैं बिजनेस आईटी प्रोफेशनल हूँ और आप बिजनेस प्रोफेशनल हैं, ठीक है शफीक? एक्सक्यूज मी सर, मेरा ख्याल है सिस्टम एनालिसिस हो गया था हमारा, क्योंकि आपने हमें फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट सारी बता दी बता थी। दी थी, ठीक है। जी हाँ। बस उसमें एक पॉइंट है, मैं एक दफ़ा रीकैप कर रहा हूँ कि सिस्टम एनालिसिस के अंदर हमारे पास टोटल 5 पॉइंट्स होते हैं। वो आपने जिन जिन कर लिए हैं वो नोट डाउन कर लें या वेरीफाई कर लें कि यही पॉइंट्स हैं। सबसे पहला काम हम क्या करते हैं कि हम उन लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं जिनसे हमने रिक्वायरमेंट्स लेनी है। हमसे मुराद जो आईटी प्रोफेशनल है, क्योंकि आईटी प्रोफेशनल्स अब रिक्वायरमेंट्स लेंगे, किससे लेंगे? क्लाइंट से लेंगे। तो क्लाइंट के किन लोगों से रिक्वायरमेंट्स लेनी है क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन में, ये हमें आइडेंटिफाई करना है। तो स्टेक होल्डर्स हो गए। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम बना रहे हैं वही उन्हीं के सारे लोग हों। बाज़ औक़ात ऑर्गेनाइजेशन, जो क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो ऑडिटर्स को भी इनवाइट करती है मीटिंग के अंदर, क्योंकि ऑडिटर्स की रिक्वायरमेंट्स को वो चाहते हैं कि जब हम सॉफ्टवेयर बनवा रहे हैं, तो सॉफ्टवेयर बनाते वक्त ही ऑडिटर की रिक्वायरमेंट्स को सॉफ्टवेयर में इंटीग्रेट कर दिया जाए, ताकि आगे जाके कंप्लाइंस इशू ना आए। ये बात समझ आई? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग के अंदर ऑडिटर्स को भी इनवाइट कर लिया जाए, ताकि उनकी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो भी आइडेंटिफाई हो जाए। एक बात, तो पहला पॉइंट हो गया स्टेक होल्डर को आइडेंटिफाई करना। दूसरा पॉइंट हो गया रिक्वायरमेंट्स को कलेक्ट करना। मैंने कल लास्ट टाइम बड़ी डिटेल में बता दिया था, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो बेसिकली सॉफ्टवेयर की बिहेवियर को कहते हैं, और जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं वो जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं वो ये बताता है कि बिहेवियर को कैसे डिलीवर किया जाएगा। ठीक है, एक तो ये चीज है। शफीक, 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 बैकग्राउंड में नॉइज है। कामरान भाई, आपकी तरफ से आवाज आ रही है। कामरान भाई जी, ये आपकी आपके तरफ से बैकग्राउंड में सर, नॉइज है। हाँ, आप प्लीज जरा म्यूट कर लें अपना माइक। सॉरी सर। ओके, तो हम रिक्वायरमेंट गैदरिंग करते हैं। रिक्वायरमेंट गैदरिंग के मैंने बताया था, स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को कलेक्ट करते हैं, और फिर नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को कलेक्ट करते हैं। जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं वो बेसिकली सॉफ्टवेयर के बिहेवियर को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं, और जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं वो ये बताती हैं कि बिहेवियर की डिलीवरी कैसी होनी चाहिए। राइट? तो जैसा मैंने लास्ट टाइम बताया था कि अगर एटीएम मशीन है, तो एटीएम मशीन में जो कैश विड्रॉल होगा, जो कोर एक्टिविटीज़ हैं सॉफ्टवेयर की, कोर फंक्शनैलिटी जो है, कोर जिस मकसद के लिए सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है, हम उसको फीचर्स भी कह सकते हैं, हम उसको कोर फंक्शनैलिटी भी कह सकते हैं। तो वो जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उन रिक्वायरमेंट्स को फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स कहते हैं। लेकिन उन रिक्वायरमेंट्स के अलावा जो सानवी रिक्वायरमेंट्स हैं, ज़मनी रिक्वायरमेंट्स हैं, या सेकेंडरी रिक्वायरमेंट्स हैं, जिस तरह सॉफ्टवेयर का यूज़र फ्रेंडली होना बहुत ज़रूरी है, सॉफ्टवेयर का ईजी टू यूज़ होना बहुत ज़रूरी है, सॉफ्टवेयर का रिस्पॉन्सिव होना बहुत ज़रूरी है, सॉफ्टवेयर का एफिशिएंट होना बहुत ज़रूरी है, सॉफ्टवेयर का सिक्योर होना बहुत ज़रूरी है, सॉफ्टवेयर का क्या कहना चाहिए, रिलायबल होना बहुत ज़रूरी है।
तो रिलायबिलिटी हो गई, यूजिबिलिटी हो गई, सॉफ्टवेयर में जब भी कोई चेंज आए तो बआसानी उसको अडेप्ट कर लिया जाए। तो ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं, इन रिक्वायरमेंट्स को फिर हम नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स कहते हैं। अच्छा, यहाँ ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो जो रिक्वायरमेंट्स लेते जाएं तो उन रिक्वायरमेंट्स को हमें डॉक्यूमेंट करते जाना चाहिए। अच्छा, रिक्वायरमेंट्स के दरमियान बाज़ औक़ात जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनका आपस में डिस्प्यूट हो जाता है, तो फिर हमें हमारा काम, हमसे मुराद यहाँ मैं आईटी प्रोफेशनल ले रहा हूँ। आईटी प्रोफेशनल्स का काम है कि वो उन कॉन्फ्लिक्ट्स को या जो गलतफहमियाँ हैं, जो मिसकंसेप्शंस हैं, जो कन्फ्यूजन्स हैं, उनको क्या करें, उनको रिजॉल्व करें। एक बात, क्योंकि अगर कन्फ्यूजन्स रह गई तो बाद में जाके वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगी, क्योंकि यूं इज्यूम कर लें कि जो सॉफ्टवेयर है वो उस सॉफ्टवेयर एक इमारत है और जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो बेसिकली उसका डिज़ाइन डॉक्यूमेंट है। तो अगर डिज़ाइन गलत होगा, डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट्स गलत समझी जाएंगी या ली जाएंगी तो डिज़ाइन भी गलत होगा। जब डिज़ाइन गलत होगा तो फिर जो कंस्ट्रक्शन होगी या जो इम्प्लीमेंटेशन होगी वो भी गलत होगी। तो पहला पॉइंट स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करना, दूसरा फंक्शन रिक्वायरमेंट्स को गैदर करना, तीसरा नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट्स को गैदर करना, चौथी बात यह है कि हमें उनसे यूजर से एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया भी पूछना चाहिए कि भाई जब सॉफ्टवेयर बन जाएगा, हम पूछते हैं आईटी प्रोफेशनल, जब सॉफ्टवेयर बन जाएगा तो आप इसकी फाइनल एक्सेप्टेंस के लिए क्या आपका क्या क्राइटेरिया है कि आप कैसे इसको एक्सेप्ट करेंगे, हम कैसे समझेंगे कि आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। तो उसको हम कहते हैं फाइनल एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, ताकि हम उस क्राइटेरिया को तमाम उन क्राइटेरिया की रिक्वायरमेंट्स को अपने सॉफ्टवेयर में इम्प्लीमेंट करें। तो एक तो ये बात हो गई। उसके अलावा एक और पॉइंट ये है कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग में हमें ये भी काम करना होता है, उसको कहते हैं टेस्ट केसेस बनाना, कि जब हम सॉफ्टवेयर को, ये आपका काम नहीं है अगेन, ये अभी मैं इज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोग या तो ऑडिटर हैं या आप लोग बिजनेस प्रोफेशनल हैं, तो बल्कि हमने थ्रू आउट द लेक्चर यही इज्यूम करना है कि आप या तो बिजनेस प्रोफेशनल्स हैं या फिर आप लोग ऑडिटर्स हैं। तो मैं वही बात बताऊंगा जो ऑडिटर के जानने के लिए ज़रूरी है या फिर जो बिजनेस प्रोफेशनल को जानने के लिए ज़रूरी है। ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर कल को आप कोई सॉफ्टवेयर बनवाते हैं और आपका जो डेवलपर है वो आपसे नहीं कहता कि मुझे बताओ स्टेक होल्डर्स कौन से हैं, तो फिर आपको ये गलती हाईलाइट करनी चाहिए कि भाई हमसे ये तो पूछ लो कि रिक्वायरमेंट किससे ले लोगे। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं? एक्सक्यूज मी सर, हेलो। जी जी सुन रहा हूँ। अच्छा सर, आपने बोला कि रिक्वायरमेंट्स के लिए हमने उनको पूछना है बेसिकली। अगर फॉर हमसे एग्जांपल मुराद, एक, हमसे मुराद आईटी वाला जो भी कोई वो होगा एक्सपर्ट, बिल्कुल। ठीक है। अभी आप जैसे अभी स्टेक होल्डर्स हैं, 4 हैं एक सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, ठीक है। उन चारों ने अलग अलग डिजाइन दिया और उसके बाद एक फाइनल हो गया जिसको हम बोलेंगे कि वो हमारा रिक्वायरमेंट क्या है। बेसिकली वो उन चारों ने अलग अलग रिक्वायरमेंट्स दे दी, उनको सम अप कर कर जो सॉफ्टवेयर बनाने वाला बंदा है उसने एक शीट बना ली, ठीक है सर, ऐसा हुआ ना? नहीं, ये 4 बंदे कौन थे? सर ये स्टेक होल्डर्स हो गए ना, ये बेसिकली मैं इसको इजी वर्ड्स में बोलती हूँ। ये 4 लोग वो हैं जो आपसे बनवाना चाह रहे हैं सॉफ्टवेयर। ये उन्होंने अपनी उन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट आपको, रिक्वायरमेंट दे दी। हाँ जी सर। अब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट का जिसका आपने बोला कि जैसे अब आ जाता है, अब एक बंदा है उसको सॉफ्टवेयर चाहिए कि वो कह रहा है कि जी मुझे डाटा एंट्री वगैरह हर चीज चाहिए होगी, और दूसरा हम्म कह रहा है कि मैं उसको हाइड रखना चाह रहा हूँ। और सॉफ्टवेयर तो सर एक है और वो यूज 4 लोगों ने करना है। बिल्कुल सही है। इसमें क्या, इसका क्या वो होगा? अब इसका ये ये इसी में, होगा, नहीं, जी सर। एक कह रहा है कि मुझे सिर्फ डाटा एंट्री की एक्सेस चाहिए, और दूसरा क्या कह रहा है? तो दूसरा बोल रहा है कि मुझे अपनी डाटा एंट्री जो मैं डेली कर रहा हूँ, मीन्स के जो कोई भी ऐसा डाटा, मीन्स के कोई भी ऐसा उसका रिकॉर्ड है जिसको वो हाइड रखना चाह रहा है, हम्म और एक शो करना चाह रहा है उस डाटा को और एक चाह रहा है कि वो हाइड रहे। तो सर सॉफ्टवेयर तो एक है, तो एक सॉफ्टवेयर में वो दोनों ऐसा फंक्शन कैसे कर सकते हैं कि वो बिल्कुल दोनों हो जाएगा, एट अ टाइम? बिल्कुल हो जाएगा। ये फिर हमारा काम है ना, हम फिर ऐसा करके देंगे कि हम उसको ये प्रोविजन देंगे कि वो जिसको चाहे
इंफॉर्मेशन अगर हम हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि हम 4 ऑप्शंस देंगे। हम कहेंगे कि भाई इसको पब्लिक कर दो, इसको प्राइवेट कर दो, इसको कॉन्फिडेंशियल कर दो। अच्छा, अब जब हम ये तीनों ऑप्शंस दे देंगे तो जिसने कंट्रोल एक्सेस करनी है वो प्राइवेट उसको कैटेगराइज कर दे, जिसने जो चाहता है कि सबको एक्सेस मिल जाए वो उस इंफॉर्मेशन की स्टेटस को या उसकी क्लियरेंस लेवल को क्या कर दे, पब्लिक कर दे। तो ये अब हमारा काम है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। नहीं सर, कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली इस तरह से नहीं आएगा कि ये एक्सेप्टेंस बेस हो जाएगा, मींस कि एक बंदा एक चीज को एक्सेप्ट कर रहा है और एक नहीं कर रहा, लेकिन सॉफ्टवेयर स्टिल नहीं, एक ही है। उसकी वजह है कि एक बंदा चाहता है, एक बंदा जो इंफॉर्मेशन कंज्यूम करता है वो पब्लिक जी नेचर सर। की है, लेकिन एक इंसान एक दूसरा एम्प्लॉय है वो जो इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर रहा है वो कॉन्फिडेंशियल कैटेगरी की है, तो कोई मसला नहीं है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। यानी कि ये तो नेचर इसमें ये होगा कि जितने भी लोग होंगे जो स्टेक होल्डर्स हैं या जो भी कोई बनवाने वाले जैसे कस्टमर्स हैं, ठीक है, वो हम्म, जितने भी ज्यादा होंगे हर किसी के पास ये राइट है कि वो अपना क्राइटेरिया खुद बता सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हमें फ्लेक्सिबिलिटी सॉफ्टवेयर में देनी पड़ेगी। ओके ओके, क्लियर है सर। ओके, तो फिर हम ये क्या करते हैं कि यूजर से हम, अच्छा, जो आईटी प्रोफेशनल्स वाले हैं वो क्या करते हैं कि हम लोग एक चीज होती है उसको कहते हैं टेस्ट केस। टेस्ट केस, टेस्ट केस का मतलब ये होता है, मैं एक मिनट बता देता हूँ। ये रिक्वायरमेंट गैदरिंग में स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई कर लिया, फंक्शनल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को आइडेंटिफाई कर लिया, सॉफ्टवेयर की इनपुट्स क्या होंगी, मॉड्यूल्स क्या होंगे, अगर एक सॉफ्टवेयर में मल्टीपल मॉड्यूल्स हैं लाइक पेरोल का, एचआर का, वो क्या होगा वो आइडेंटिफाई कर लिया, सॉफ्टवेयर की इनपुट्स क्या होंगी, आउटपुट्स क्या होंगी, रिपोर्ट्स नॉर्मली आपके यहाँ होता है तो रिपोर्ट्स क्या, कौन कौन सी हम जनरेट करवाएंगे, रिपोर्ट्स का फॉर्मेट क्या होगा ये हम आइडेंटिफाई करेंगे। बिजनेस रूल्स, बिजनेस रूल से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल फाइनेंस में अक्सर ये होता है कि जी अगर आपके यहाँ वो जो प्रोक्योरमेंट होती है, अगर प्रोक्योरमेंट की कोई लिमिट होती है कि अगर प्रोक्योरमेंट का जो बजट है, प्रोक्योरमेंट जो भी कर रहे हैं वो हम इज्यूम कर लेते हैं कि 50,000 तक है, तो हो सकता है कि सुपरवाइजर उसको सिग्नेटरी अथॉरिटी हो, लेकिन अगर वो 50,000 से 1 लाख के दरमियान है तो फिर हो सकता है कि मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर हो, उससे ऊपर हो तो मैनेजर हो, उससे ऊपर हो तो हो सकता है कि चीफ मैनेजर, तो डिपेंड करता है। तो ये क्या है, बिजनेस रूल्स हैं। ये अक्सर आपने देखा होगा कि टैक्स के अंदर तो बहुत ज्यादा इफ एंड बट्स होते हैं कि भाई अगर आपकी एनुअल इनकम जो है वो 4 लाख के अंदर है तो टैक्स जीरो है, लेकिन अगर 4 लाख से 10 लाख की ब्रैकेट में है तो क्या होगा, 10 लाख से 20 लाख की ब्रैकेट में तो क्या होगा, फिर 10 लाख से 20 लाख है तो क्या होगा, पहले 4 लाख एग्जाम्प्ट होंगे, अगले 6 लाख पे क्या रेट होगा, उससे अगले 8 लाख पे क्या रेट होगा। तो इनको हम बेसिकली कहते हैं बिजनेस रूल्स, क्योंकि अगर हम ये आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो हमारा सॉफ्टवेयर जो है जब पे कैलकुलेट करेंगे तो वो टैक्स कैसे कैलकुलेट करेगा। तो इसलिए हमें, अच्छा, तो ये बेसिकली हमें आइडेंटिफाई करना है, हमें उनसे पूछना है कि भाई आपके क्या रूल्स हैं। लेकिन अगर कोई शख्स ये इज्यूम करके बैठा हुआ है कि इसको तो पता होगा कि भाई हमारे यहाँ काम कैसे होता है, टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है, ये चीज़ हम ये पहले ही बता देते हैं कि हमें आपके जो वर्क फ्लो है या आपके जो बिजनेस रूल्स हैं उनके बारे में नहीं पता, आपने हमें बताना है। अब आपने हमें कोई रूल ही नहीं बताया तो हाउ कम हम उसको, हम हमें उसके बारे में अवेयरनेस होगी। और अगर आप ये एज्यूम कर लें कि हमने उसको इम्प्लीमेंट किया हुआ है तो ये तो आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। तो ये चीज़ नहीं होती, तो इसलिए इनपुट्स, आउटपुट्स, रिपोर्ट्स, फॉर्मेट्स, रूल्स, टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट्स आपकी क्या होंगी, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, ये सब हम उनसे पूछते हैं डिटेल में, और इसमें तकरीबन तकरीबन 4 से 6 माह लग जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन सॉफ्टवेयर का स्कोप क्या है और आपको कितनी क्लैरिटी है। अगर यूजर को अपनी क्लैरिटी है तो फिर हमें कोई मसला नहीं होता। एक और बात जो इंपॉर्टेंट चीज है, जब हम ये सारा काम कर लेते हैं तो फिर हम एक रिपोर्ट बनाते हैं, उस रिपोर्ट का नाम क्या होता है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। ये पेपर में आ सकता है कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग की आउटपुट क्या है, तो आप कहेंगे एसआरएस, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। ओके, इसके अंदर एक और पार्ट होता है, जब ये चीज़ हम अप्रूव हो जाती है मैनेजमेंट से तो फिर हम क्या करते हैं कि हम एक एग्रीमेंट लिख लेते हैं। वो जो एग्रीमेंट होता है जो हमारे दरमियान होता है और उनके दरमियान होता है उसको एग्रीमेंट को हम कहते हैं एसएलए। एसएलए स्टैंड फॉर सर्विस लेवल एग्रीमेंट। ये एक लीगल एग्रीमेंट है कि जिसकी जो कि दोनों को बाइंड करता है कि भाई बिजनेस प्रोफेशनल ये रिक्वायरमेंट्स डिलीवर करेगा और ये पैसे देगा, और आईटी प्रोफेशनल जो है वो ये रिक्वायरमेंट्स देने का पाबंद होगा।
जब ये साइन हो जाता है तो फिर हम अगली फेज में चले जाते हैं, उसको हम कहते हैं सिस्टम डिजाइन। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं। क्लियर है सर? ओके, अब हम आगे चलते हैं। अगेन सिस्टम डिजाइन के अंदर हमें क्या करना है, सॉफ्टवेयर को डिजाइन करना है। ओके, पहली बात, जो डिजाइन जो सॉफ्टवेयर है वो डिजाइन होगा एज पर रिक्वायरमेंट्स। ये याद रहे, हमने जिस चीज को डिजाइन कहते हैं, आर्किटेक्चर को डिजाइन कहते हैं, मैप को डिजाइन कहते हैं, लॉजिक को डिजाइन कहते हैं, उसके इंटरनल लेआउट को। तो हमने जो डिजाइन करना है वो मनोवन रिक्वायरमेंट्स की बुनियाद पे होगा। तो हमारा जो रेफरेंस पॉइंट होगा वो एसआरएस होगी। हमने एसआरएस से ना इधर मुड़ना है ना उधर मुड़ना है। हमने एन एसआरएस के मुताबिक, अगर हम एसआरएस के मुताबिक डिजाइन ना बनाएं और दुनिया जहां की उसके अंदर डिजाइन हो तो वो बेकार है। तो याद रखें, इसीलिए हम क्या करते हैं, एसआरएस को अप्रूव कराते हैं और एसएलए लिखते हैं, क्योंकि अब लीगली और प्रोफेशनली ऑर्गेनाइजेशनल लेवल के ऊपर दो ऑर्गेनाइजेशंस का आपस में मुआहिदा हो गया है कि वो ये दोनों देने के पाबंद हैं। अब डिजाइन किसकी बुनियाद पे होगा, जो रिक्वायरमेंट्स, जो फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हमने कलेक्ट की हैं, पहली बात। ओके, बेस्ड ऑन एफआर एंड एनएफआर, ठीक है। ओके, अब जब अभी मैं बताता हूँ डिजाइन के, लेकिन मैं अभी क्या करता हूँ ये बता देता हूँ कि जब डिजाइन मुकम्मल हो जाएगा तो फिर हम एक रिपोर्ट बनाएंगे। उस रिपोर्ट को क्या कहेंगे, उस रिपोर्ट को कहेंगे सॉफ्टवेयर डिजाइन स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो अब होगा क्या, ये मैं थोड़ा सा उल्टा चल रहा हूँ लेकिन सिर्फ समझाने, बेहतर तरीके से समझाने के लिए। सॉफ्टवेयर डिजाइन स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट, तो सॉफ्टवेयर डिजाइन की जो आउटपुट है वो बेसिकली क्या है, एसडीएस। ठीक हो गई बात। सॉफ्टवेयर डिजाइन की जो क्या कहना चाहिए, आउटपुट, आउटकम है, जिस तरह रिक्वायरमेंट गैदरिंग की आउटकम क्या थी, दो थी, एसआरएस थी और आपका एसएलए था, ठीक है। और एसआरएस के अंदर क्या था, ये सब चीजें थी, स्टेक होल्डर्स, फंक्शन रिक्वायरमेंट्स, नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट्स, बिजनेस रूल्स, मॉड्यूल्स, इनपुट्स, आउटपुट, प्रोसेसिंग कंडीशंस, रिपोर्ट्स, फॉर्मेट्स, टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, ये सब चीजें थी। उसके बाद सिस्टम डिजाइन बेस्ड ऑन एफआर एंड एनएफआर। रिपोर्ट जो हमने आखिर में बनानी है, आउटपुट, वो क्या होगी, एसडीएस होगी, सॉफ्टवेयर डिजाइन स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। ओके, इस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या होना चाहिए, या इन अदर वर्ड्स डॉक्यूमेंट के अंदर वही कुछ होगा जो हम डिजाइन फेज में करेंगे। तो डिजाइन को हम तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं, सॉफ्टवेयर के डिजाइन को तीन हिस्सों में डिजाइन कर लेते हैं। नंबर 1, ओके, ये आपको याद हो, मैंने ये शुरू में जो ईडीआई का जो ई बिजनेस आर्किटेक्चर था उसमें बताया था कि 3 लेयर्स होती हैं, प्रेजेंटेशन लेयर होती है, बिजनेस लेयर होती है और डेटाबेस लेयर होती है। वही कॉन्सेप्ट यहाँ है। सॉफ्टवेयर की यूं सपोज कर लें कि सॉफ्टवेयर के तीन तीन स्ट्रक्चर, तीन कंपोनेंट्स होते हैं। पहला उसकी इंटरफेस, ठीक है, जिसके थ्रू यूजर जो है वो इंटरेक्ट करता है। दूसरा उसका लॉजिक, कि जब आपने इंटरफेस, तो बेसिकली एक क्या कहना चाहिए, एक मिडिल लेयर है जिसके थ्रू आप यूजर जो है वो सॉफ्टवेयर को इनपुट देता है और आउटपुट रिसीव करता है। लेकिन जब इनपुट आती है तो उसके ऊपर कोई प्रोसेसिंग करनी होती है। तो यूं समझें कि जिस तरह एक इंसान, एक ह्यूमन बॉडी है, उसमें हाथ, आंख, कान, ये इनपुट एंड आउटपुट ऑर्गन्स हैं, लेकिन दिमाग जो है वो प्रोसेसिंग ऑर्गन है, राइट। तो सॉफ्टवेयर का जो इनपुट आउटपुट लेयर है उसको हम जीयूआई कहते हैं। लेकिन जिस सॉफ्टवेयर की वो लेयर जिसने सारी प्रोसेसिंग करनी है, कंप्यूटेशंस करनी है, कैलकुलेशंस करनी है, एनालिसिस करना है, उसको बेसिकली हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं बिजनेस लॉजिक लेयर या प्रोसेस डिजाइन, उस पार्ट को। और सॉफ्टवेयर की वो लेयर जिसमें जो कि डाटा, जो कि प्रोसेसिंग डाटा को कलेक्ट करती है और ऑर्गेनाइज रखती है, स्टोर करती है, उसको हम कहते हैं डेटाबेस। तो डेटाबेस का डिज़ाइन भी होगा। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमने ये चीज़ पहले पढ़ ली थी डेटाबेस के चैप्टर में
कि डेटाबेस का डिज़ाइन जब भी करेंगे तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बनाएंगे। इसका मतलब हो गया कि डेटाबेस डिज़ाइन जो है अगर वो हुआ है तो उसकी ज़मानत कौन देगा, ERD और डेटा डिक्शनरी। अगर ये दो चीज़ें हैं तो इसका मतलब ये है कि डेटाबेस का डिज़ाइन हुआ है। अच्छा, बीइंग एन ऑडिटर हमने किन बातों को इंश्योर करना है कि डिज़ाइन हुआ है, राइट। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, बीइंग ए यूज़र भी मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर के डिज़ाइन के 3 हिस्से होते हैं। तो आपको यूज़र से, बीइंग ए यूज़र, आपको अपना जो सर्विस प्रोवाइडर है उससे पूछना चाहिए कि भाई सॉफ्टवेयर को फाइनल करने से पहले मुझे उसका GUI डिज़ाइन दिखाओ। अगर वो ना दिखाए, वैसे तो हम खुद दिखा देते हैं, लेकिन अगर कोई शख्स चीज़ों को बाईपास कर रहा हो तो आप उससे पूछें कि भाई मुझे सॉफ्टवेयर का GUI डिज़ाइन तो दिखाओ, ये किस शक्ल में होता है, ये मैं बता देता हूँ। अच्छा, या तो ये फॉर्म्स की शक्ल में होता है, या ये टेम्पलेट्स की शक्ल में होता है, या ये स्क्रीनशॉट्स की शक्ल में होता है, या फिर इसको हम कहते हैं प्रोटोटाइप। ठीक है, ये प्रोटोटाइप की शक्ल में होता है। प्रोटोटाइप क्या होता है, डमी वर्किंग मॉडल। आपने कभी मोबाइल खरीदा हो तो आपने मोबाइल के डमीज देखी होंगी, जिससे आपको ये पता चल जाता है कि मोबाइल की लुक एंड फील क्या होगी। तो बिल्कुल इसी तरीके से हम भी सॉफ्टवेयर को एक्चुअल बनाने से पहले उसका एक थीम बना लेते हैं, टेम्पलेट बना लेते हैं, स्क्रीनशॉट्स बना लेते हैं, प्रोटोटाइप बना लेते हैं। प्रोटोटाइप अगर अगर हम पहले तो हम कोशिश करते हैं कि फॉर्म्स बना लें। अगर फॉर्म्स बना लें, थीम्स बना लें, स्क्रीनशॉट्स बना लें, फिर भी यूज़र को कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी ना हो रही हो, तो फिर हम लास्ट स्टेज के लास्ट रिजॉर्ट के तौर पे क्या करते हैं कि प्रोटोटाइप बना देते हैं, क्योंकि प्रोटोटाइप बनाने में टाइम लगता है, मेहनत लगती है। तो प्रोटोटाइप बेसिकली सॉफ्टवेयर नहीं होता, प्रोटोटाइप एक डमी सॉफ्टवेयर होता है जिससे सिर्फ ये पता चल रहा होता है कि सॉफ्टवेयर की अपीयरेंस कैसी होगी, तो उसको हम कहते हैं प्रोटोटाइप। तो एक तो हो गया GUI डिज़ाइन, दूसरा है प्रोसेस डिज़ाइन। अच्छा, प्रोसेस डिज़ाइन जो है वो कैसे मुकम्मल करते हैं, प्रोसेस डिज़ाइन जो है वो, जब प्रोसेस डिज़ाइन का मतलब ये है कि आप ये इस बात को इस बात का क्या कहना चाहिए, इस बात के बारे में सोचें कि सॉफ्टवेयर को जब कोई इनपुट आएगी तो वो उसको कैसे प्रोसेस करेगा। इसके लिए हम क्या बनाते हैं, इसके लिए हम बनाते हैं इसके लिए हम बनाते हैं डेटा फ्लो डायग्राम्स। इसको कहते हैं डेटा फ्लो डायग्राम, DFD। अच्छा, या हम इसको कहते हैं कॉन्टेक्स्ट डायग्राम। ठीक है, तो ये आपने डायग्राम्स के नाम याद रखना है। अच्छा, अगेन आपको ये बनानी नहीं है, आपकी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जी डाटा फ्लो डायग्राम बनी हुई है तो इसका मतलब ये है कि आपके डेवलपर ने प्रोसेस डिज़ाइन किया है। ठीक है, और आप उसको थोड़ा बहुत डिस्कस भी कर सकते हैं। ओके, ये डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको किसी टेक्निकलिटी की नहीं ज़रूरत नहीं है। मतलब बनाने के लिए तो टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत है, लेकिन पढ़ के समझने के लिए आपको टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। बड़ी दिलचस्प बात है कि डायग्राम को बनाने के लिए तो आपको नॉलेज चाहिए, डोमेन एक्सपर्टीज चाहिए, लेकिन बनी हुई डायग्राम को पढ़कर समझने के लिए आपको कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपको मैं ये नहीं बता रहा कि डाटा फ्लो डायग्राम बनाते कैसे हैं, हाउ। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि डाटा फ्लो डायग्राम होती है, जो क्या होती है, व्हाट, ये प्रोसेस डिजाइन को रिप्रेजेंट करती है। तो डाटा फ्लो डायग्राम, कॉन्टेक्स्ट डायग्राम, कुछ लोग फ्लो चार्ट्स बनाते हैं, शायद आपने कभी देखे भी हों। अच्छा, आजकल जो लेटेस्ट शक्ल है डिज़ाइन की, कि डिज़ाइन करने की, अब लोगों को डिज़ाइन अप्रोचेस भी लोगों ने बनानी है। तो आजकल की जो नई लेटेस्ट अप्रोच है डिज़ाइन करने की, उसको हम कहते हैं UML डायग्राम्स। उसको हम कहते हैं UML स्टैंड फॉर यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। इसका मतलब ये है, ये इसका नाम यूनिफाइड इसलिए है कि चाहे दुनिया का कोई डिज़ाइनर भी
जैसे मैंने आपको बताया था ईआरडी में भी कि ईआरडी का जो लेआउट है वो स्टैंडर्डाइज्ड है, ताकि दुनिया का कोई भी इंजीनियर उसको बनाए तो जब कोई दूसरा इंजीनियर उसको पढ़े तो उसको समझ आ जाए और उसको तब्दील कर सके। इसलिए ये तमाम डायग्राम्स का, इन डायग्राम्स का जो लेआउट होती है, उसका जो ड्राइंग आर्टिफैक्ट्स होते हैं वो स्टैंडर्डाइज होते हैं। तो प्रोसेस डिज़ाइन में कौन कौन सी डायग्राम्स बनती हैं? डाटा फ्लो डायग्राम बनती है, या कॉन्टेक्स्ट डायग्राम बनती है, या फ्लो चार्ट्स बनते हैं, या यूएमएल डायग्राम्स बनती हैं। और यूएमएल डायग्राम्स के अंदर कौन कौन सी डायग्राम्स होती हैं? इसमें क्लास डायग्राम्स होती हैं, अच्छा, या इसमें सीक्वेंस डायग्राम्स होती हैं, या इसमें एक्टिविटी डायग्राम्स होती हैं। अब ये आपको ये जानने की जरूरत नहीं है कि ये कैसे होती हैं, ये क्यों होती हैं, ये कैसे बनती हैं, क्योंकि आपका काम ही नहीं, राइट? तो वो मैं नहीं बताऊंगा। ओके, डेटाबेस डिजाइन मैंने आपको बता दी, ईआरडी। तो आज हमने ये कंप्लीट कर लिया। अगर आप किसी को कहें तो वो कहेगा कि वाकई यार इसको नॉलेज है। कि बात ये कि हमें क्या करना है, हमें सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन बनाना है, पहली बात। अच्छा, अब डिज़ाइन सॉफ्टवेयर को बनाने से पहले डिज़ाइन किया गया है या नहीं किया गया है, इस बात का सबूत कौन देगा? अगर एसडीएस बनी हुई। लेकिन कोई, आप एज्यूम कर लें आप एक ऑडिटर हैं, आप मेरे पास आते हैं और मुझसे कहते हैं कि जी क्या आपने डिज़ाइन किया हुआ है? मैं कहूँगा हाँ जी किया हुआ है। वैसे तो आपका सवाल ही गलत है। आपको मुझसे क्या पूछना चाहिए कि भाई अपनी एसडीएस दिखाएं, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट दिखाएं सॉफ्टवेयर की। तो मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि यार ये जो ऑडिटर है ये नॉलेजेबल है, इसको पता है कि डिज़ाइन फेज की आउटपुट क्या होती है। दूसरी बात, आप जब वो डिज़ाइन डॉक्यूमेंट आपको दिखाए तो अब आप उसको ये कहें, उसके हाथ में रखें और उनको कहें कि यार ज़रा इसमें से ईआरडी तो निकाल के दिखाएं। कुछ ऑडिटर्स क्या करते हैं कि जब ऑडिटी उनको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं तो डॉक्यूमेंट्स में से खुद ही चीज़ें ढूंढना शुरू कर देते हैं। ये मैं आपको बड़े गुर की बात बता रहा हूँ। आप अगर ऑडिट पे जाएं तो आपने वो कोई आपको एविडेंस शो करे, तो एविडेंस डॉक्यूमेंट के अंदर अगर आपने कोई चीज़ निकालनी है, ये आपको फाइल पकड़ा दी, आपने डॉक्यूमेंट्स खुद नहीं ढूंढने, आपने उसको कह के देना है कि भाई इसमें से निकाल के दिखाओ। तो अब अगर उन्होंने आपको पूरा एसडीएस की रिपोर्ट ला के दे दी तो आप वो पढ़ने थोड़ी बैठ जाएंगे। आपने उनसे कहना है कि अच्छा एक काम करो सर, इसमें से ज़रा मुझे जीओई तो दिखाओ कहाँ पर है। तो इसको पर इसका मतलब क्या होगा? अगर वो जीआईयू दिखा दे तो इसका मतलब ये होगा कि उसने कौन सा डिज़ाइन किया हुआ है, जीयूआई डिज़ाइन किया। फिर आप उसको कहेंगे यार ज़रा मुझे क्लास डायग्राम तो दिखा दो, या डीएफडी तो दिखा दो, तो इसका मतलब है कि उसने प्रोसेस डिज़ाइन किया हुआ है। फिर आप उसको कहेंगे यार अच्छा मुझे ज़रा ईआरडी और डाटा डिक्शनरी तो दिखा दो, तो इसका मतलब क्या है कि उसने डाटाबेस डिज़ाइन भी किया हुआ है। तो आपने, अच्छा, फिर आपने क्या करना है, आपने अगर थोड़ा सा सख्त ऑडिट करना हो तो आप उसको कहेंगे ज़रा एसआरएस भी लेकर आओ। वो एसआरएस लेकर आएगा तो आप उसको कहेंगे अच्छा यार ये जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट 2 है ना, ये ज़रा मुझे बताओ कि डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में कैसे फुलफिल हो रही है। तो वो ट्रेसेबिलिटी हो जाएगी। अगर वो भी कर दे तो फिर तो इसका मतलब है कि वो उसने बिल्कुल सही तरीके से काम किया हुआ है। भारत, यहाँ तक कोई बात समझ में आई मेरी कि सॉफ्ट, अच्छा एक और बात लास्ट ही बताते चलो कि लास्टली ये कि सॉफ्टवेयर डिज़ाइन के अंदर डिज़ाइन करते वक्त, जिस तरह आजकल हम घरों को डिज़ाइन करते हैं, तो हम लोग, आप देखें कि लोग क्या करते हैं कि बेसिकली घरों के अंदर, कमरों के अंदर ईथरनेट पोर्ट भी लगवाते हैं कि भाई कल को इंटरनेट की केबल भी आएगी, लेकिन आज से पहले नहीं होता था। अच्छा, अब लोग क्या कर रहे हैं, लोग घर के बाहर सर्विलेंस कैमराज भी लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस हैं। लोग घर के बाहर मोशन डिटेक्शन लाइट भी लगाते हैं। तो लोग ऑटोमेटिक साउंड सिस्टम्स भी लगा रहे हैं। लोग स्मार्ट होम सिस्टम्स की तरफ जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सब बातें, अब अगर मैंने घर के अंदर फॉर एग्जाम्पल, या मैंने रेन वाटर, बारिश का पानी सेव करना है, तो अब मैं जब घर बन जाएगा तब थोड़ी टैंक बनाऊंगा। जब मैं डिजाइन बन रहा होगा तब मैं अपने आर्किटेक्ट को कहूंगा कि भाई मेरे घर में रेन वाटर टैंक भी होना चाहिए। मेरे घर में जो पानी का टैंक है वो घर के फ्रंट पे होना चाहिए, या मेरे घर के अंदर स्मार्ट प्रोविजंस होनी चाहिए, या मेरे घर के अंदर सोलर पैनल की भी प्रोविजन होनी चाहिए, या मेरे घर के अंदर जो है घर के बाहर कैमरास होने की प्रोविजन होनी चाहिए। तो उसके पॉइंट्स भी अभी से रखो डक्ट। तो ये सब बातें आपको डिजाइन की बात करनी है। तो बिल्कुल इसी तरीके से यूं सोचें कि घर को प्रोटेक्शन के लिए आप कैमरे लगाना है, लेकिन घर बनेगा तो कैमरा लगेगा। लेकिन सोच कब रहे हैं? जब घर बनाने का डिजाइन बना रहे हैं उस वक्त सोच रहे हैं कि जब घर मुकम्मल हो जाएगा और मैं रहने शुरू हो जाऊंगा तो जो सिक्योरिटी है उसके लिए सर्विलेंस कैमरास लगाने होंगे। लेकिन ये आप सोच कब रहे हैं? लगाना आपने घर में शिफ्ट होने के बाद है, लेकिन आप सोच कब रहे हैं
कि जब घर का नक्शा बन रहा है उस वक्त आपके जहन में आई बात कि भाई ये हमने इसको सिक्योर करना है, सिक्योरिटी के लिए सर्विलेंस कैमरास लगाने, तो सर्विलेंस कैमरा कहाँ होने चाहिए तो उस हिसाब से करो। ये जो चीज़ है ये है डिज़ाइन। तो बिल्कुल इसी तरीके से सॉफ्टवेयर के अंदर भी अब अगर मैं एक वेबसाइट बनाता हूँ तो मुझे ये पता होना चाहिए कि कल को मेरे यूजर्स का डाटा इसके अंदर आएगा, उनके क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन आएगी, तो मुझे क्या करना है, मुझे सॉफ्टवेयर के अंदर जो डाटा है उसको सिक्योर करना है। तो मुझे क्या करना होगा, मैं कहूँगा कि भाई इसमें जो डाटा स्टोर हो वो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में हो, इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में हो। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसके लिए ये करना पड़ेगा कि सॉफ्टवेयर के अंदर इनक्रिप्शन की जो प्रोविजन है वो देनी पड़ेगी। तो ये कॉन्सेप्ट है। और जब सब चीज़ें हो जाएंगी तो आखिर में क्या आएगी, SDS, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। जी, यहाँ कोई इन्फॉर्मेशन है तो पूछें, कोई चीज़ है तो। सर ये बुक के अंदर एक उसने लिखा हुआ स्क्रीन फ्लोज, तो ये वो यही है GUI है स्क्रीनशॉट, या डिफरेंट ये वही स्क्रीनशॉट्स? चीज़ें हैं, स्क्रीनशॉट्स ही, मैंने उसको स्क्रीनशॉट्स कह दिया। जी सर, थैंक यू। और कोई चीज़? सर मुझे ये पूछना था कि जब हम कोई सॉफ्टवेयर हमारे पास कोई बनवाने के लिए आ रहा है, ठीक है, हमने उसकी रिक्वायरमेंट्स ले ली, सब कुछ कर लिया, अब मुझे ये बताएं कि हम बेस करेंगे सॉफ्टवेयर के लिए सिर्फ उसी की तरफ से दी गई रिक्वायरमेंट्स पे, या हम पर्सनली उसके बिजनेस को भी थोड़ा सा नाउ हाउ करेंगे जाके कि उसका बिजनेस नेचर किस चीज का है जिसके लिए वो सॉफ्टवेयर बन रहा है। ये फैसला हम तब करते हैं जब हम क्लाइंट से डिस्कशन कर लेते हैं। अगर तो ओके होगा, यानी क्लाइंट कि को अगर तो जी क्लाइंट्स को क्लैरिटी है, वैसे अमूमन हमारे यहाँ पाकिस्तान के लोकल मार्केट में किसी को क्लैरिटी नहीं होती। क्लैरिटी क्या, उनको कुछ भी नहीं पता होता। उस सूरत में हमें उनकी साइट्स पे विजिट तो ना सिर्फ विजिट करना पड़ता है बल्कि मल्टीपल विजिट्स करने पड़ते हैं, बल्कि बाज़ औक़ात तो अपने कुछ लोगों को उनके एनवायरनमेंट में कुछ दिनों के लिए डिप्यूट करना पड़ता है कि भाई तुम वहाँ रहो, इनके वर्क फ्लो को समझो ताकि हमें समझने में आसानी हो। बाज़ औक़ात मैंने ये भी देखा है कि हमने ऑर्गेनाइजेशन को कहा कि भाई हमें एक ऐसा बंदा ढूंढ के दें, ऐसा बंदा बताएं, नॉमिनेट करें जिसको पूरे ऑर्गेनाइजेशन के तमाम डिपार्टमेंट्स के वर्क फ्लो का पता हो, और उसको ये भी पता हो, चलो इंटरनल वर्क फ्लो का ना पता हो लेकिन उसको पता हो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के तमाम डिपार्टमेंट्स आपस में जो कम्युनिकेशन करते हैं उनमें क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट। ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा बंदा ढूंढना मुश्किल हो गया। लेकिन अगर इसके बारे से हम बाहर देखें, आप बिलीव करें कि बाहर वाले लोग, हमें यहाँ काम करके आदत हो गई है कि हम खुद से मशवरे देते हैं। बाहर के लोगों को मशवरे दो तो वो बुरा मानते हैं कि भाई जो मैं कह रहा हूँ ना वो बना दो बस। लेकिन इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि उनको आपस में अपने अपने माइंड में इतनी क्लैरिटी होती है, उसको ये वो हमें यहाँ तक बताते हैं कि भाई सॉफ्टवेयर में, आप मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है ना मेरे सामने, आपके सामने जी सर हो रही है। ये जो वर्ड है, वर्ड का ये वाला ऊपर वाला से जहाँ मेरा माउस आ रहा है ये ब्लू है ना, जी सर। जी सर। वो ये तक भी बताते हैं कि ये कलर क्या होना चाहिए। तो फिर आप अंदाजा लगा लें। अब आप जरा सोचें कि ये जो चीज़ है ये GUI है, ये GUI है, राइट। अब ये टेक्स्ट का यहाँ यहाँ लेबल होगा, यहाँ क्या आइकॉन, ये छोटी चीज़ नहीं है, इस पे कई साल लगे हैं माइक्रोसॉफ्ट को कि यहाँ कट के लिए ये कैंची होगी, कॉपी के लिए ये आइकॉन बना होगा, फॉर्मेट पेंटर के लिए ये होगा, और फॉर्मेट पेंटर यहाँ होगा। ये ज़रा आप गौर करें ना कि यहाँ पे ये कपबोर्ड का सेक्शन है, फॉन्ट, पैराग्राफ, ये ऐसे ही नहीं बन गए। इसके ऊपर कई कई दिन, सिर्फ इतने हिस्से को मैं बात कर रहा हूँ, ये जिसको हम रिबन कहते हैं, इतने हिस्से को बनाने में कई महीने लग गए होंगे माइक्रोसॉफ्ट को, सिर्फ सोचने के ऊपर। तो सर फिर जो कुछ कंपनीज जैसे मैंने देखा एक दो जगह पर कि वो क्या कर रहे हैं कि एक सॉफ्टवेयर बनवाया किसी शू कंपनी ने, ठीक है, हम्म। उसने उसे दिया और वही सॉफ्टवेयर फिर एक मॉल में भी दे दिया, तो उसका ये सारा कुछ कैसे चेंज होगा सर? ये SRS और ये सब, इससे फर्क नहीं पड़ता है? जैसे ये ERD और ये सब, इसमें चेंजेस में इशू नहीं आएगा कि एक का सिस्टम टोटली डिफरेंट है और एक का टोटली डिफरेंट है? नहीं, दोबारा बताएं, एक कंपनी ने सॉफ्टवेयर बनाया। सर एक शू कंपनी को दिया सॉफ्टवेयर बना के उनके नहीं, बिलिंग के लिए, और वो सारा जो भी कुछ होता है, ठीक है, जिसमें डाटा एंट्री होती है, कितने शूज गए डेली बेसिस पे, बिलिंग का सारा इन्वेंट्री आता का है, ठीक है। बेसिकली। हाँ, इन्वेंट्री का।
फिर वही वाला सॉफ्टवेयर उसमें जस्ट वो 19-20 का थोड़ा सा चेंजेस किया और करके वो एक मॉल में भी दे दिया। ये आपको कैसे तो पता चला सर कि 19 का फर्क किया? सर मैंने उनके साथ काम किया थोड़ा टाइम किसके के लिए, साथ? लेकिन मुझे सर ये यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर हाउस था, वो लोकल फैसलाबाद में था, डी ग्राउंड वाली साइड पे। शायद आपने सुना हो, नाम मैं नहीं लूंगी यहाँ पे ठीक है, कोई बात नहीं। थोड़ा नहीं सा तो वो बुरी बात नहीं है, ये बुरी बात नहीं, मैं नहीं आपको सर, बताता हूँ, लेकिन मुझे बस ये है कि एक चीज डिजाइन जिसमें अभी जैसे अभी हम ये सब पढ़ रहे हैं कि उसमें ईआरडी होना चाहिए, एसआरएस होना चाहिए, ये एसटीएस होना अच्छा, चाहिए। मैं इसका आंसर दे देता हूँ। जी कैनवन है, राइट? कैनवन है ना, नाम सुना है आपने? जी जी गुल अहमद का नाम सुना है? जी बिल्कुल। ओके, अगर इन दोनों के ऑपरेशंस का आपस में मुवाजना किया जाए, मोर और लेस सिमिलर होंगे, जी सर। ठीक है। अब अगर पहले मेरे पास गुल अहमद वाले आ जाते हैं, कहते हैं कि जी हमें अपनी शॉप के लिए पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम चाहिए, मैं बना देता हूँ। अब जब चैनवन वाले आते हैं तो बेसिकली गुल अहमद ने मेरा काम आधा कर दिया, क्योंकि हमेशा फर्स्ट टाइम एक डिफरेंट किस्म के सॉफ्टवेयर को बनाने में बहुत टाइम लगता है हमें। अब जब जी कल को गुल अहमद वाले आए, चैनवन वाले आए, हमें तो पता ही था कि यार एक गारमेंट रिटेल आउटलेट जो है उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो हम क्या करेंगे, हम उनसे पूछेंगे आपकी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल हो सकता है गुल अहमद वाले कहें साल में एक दफा सेल लगती है, चैनवन कहते हैं कि साल में 4 मरतबा लगती है। अच्छा, चैनवन वाले कहेंगे हमारे पास गारमेंट्स के अलावा फर्नीचर भी है, ओके, नया मॉड्यूल ऐड कर दो। तो अब हम उसको ये नहीं कहेंगे कि आपका, हम उसको ये नहीं बताएंगे कि हमने गुल अहमद के लिए सॉफ्टवेयर बनाया, वो भी यही था जो आपके लिए बन रहा है, और डेफिनेटली वही होगा। तो हम क्या करते हैं, हमने जो एसआरएस उनके लिए बनाई हुई है, उसी में देखते हैं कि कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं जो इनकी हैं, तो हमें दोबारा डॉक्यूमेंट करने की क्या जरूरत है। हाँ, ये जरूर पढ़ते हैं, ये नहीं करते कि गुल अहमद की रिक्वायरमेंट्स को जो चैनवन की है ही नहीं उनके ऊपर वो फीचर बना दें। नो, बहुत सारी चीजें मैच कर रही होती हैं। तो बाजू का तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग, मैं आपको लिटरली बताऊं, ये काम जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा करो, कि कोई भी नहीं कर रहा होता। क्यों? वो लोग समझते हैं कि इसमें बहुत टाइम लगता है, तो कोई ऐसा रस नहीं बनाता। कोई बड़ी बड़ी कंपनी जो हैं, जो बड़ी कंपनीज हैं, वो फिर पैसे भी इतने लेती हैं कि कंपनीज को अफोर्डेबल नहीं रहता। उसकी रीजन, वो तमाम बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रही होती हैं। हमारे यहाँ तो डिजाइन व्हाइट बोर्ड पे बनता है, डॉक्यूमेंट पे तो आता ही नहीं, या दिमाग में होता है, पेपर पे तो बहुत कम आता है। लेकिन बड़ी कंपनीज कर रही होती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि 3 साल के बाद जब हम सॉफ्टवेयर को दोबारा देखेंगे तो हमें खुद याद नहीं होगा कि हम, आज मैंने कितने सॉफ्टवेयर बनाए, 6 माह के बाद मैं दोबारा उन्हीं को देखूं तो मुझे यकीन नहीं आता कि मैंने बनाया, मुझे याद ही नहीं रहता। मुझे याद नहीं रहता, इसका ये मतलब है कि मेरा हाफजा कमजोर है, बेसिकली किसी को भी याद नहीं रहता। तो वो कैसे रिकॉल करते हैं हमारे पास जब डॉक्यूमेंटेशन होगी। तो ये कॉन्सेप्ट होता है। ठीक सवाल है सर, आंसर हो गया थैंक आपका? यू। जी हो गया सर। ओके, तो डिजाइन समझ आ गया डिजाइन में। अब हम डिटेल में नहीं जाएंगे, आपका काम यहाँ ये नहीं है। ओके, अब मुझे कुछ सवाल, मैं आपको आपको एक सवाल करता हूँ। जी सर। सब कुछ सवाल है। ऑडिटर आता है, सॉफ्टवेयर डिजाइन का ऑडिट करता है। अच्छा, लास्ट टाइम एक बात रह गई, वो ये कि एक और बात, ये जो मैंने अभी बात बताई ना कि प्रोविजन होनी चाहिए कैमरे की, कंट्रोल, इनको हम कहते हैं कंट्रोल्स। तो डिजाइन में एक बात का ख्याल रखना चाहिए कि कंट्रोल्स भी डिजाइन की जाए। कंट्रोल्स क्या होते हैं? कंट्रोल्स बेसिकली उन मेजर्स को कहते हैं जो रिड्यूस करता है सॉफ्टवेयर रिस्क को। मतलब अगर एक सॉफ्टवेयर में पासवर्ड अप्लाई करने की प्रोविजन ही ना हो तो उसका क्या मतलब है? वो तो ओपन टू एवरीवन है। तो हम, एक चीज होती है उसको हम कहते हैं एक्सेस कंट्रोल। ये शायद आपने नहीं सुना होगा, ये बुनियादी चीज है सिक्योरिटी की, एक्सेस कंट्रोल। कि हर एक को एक्सेस मत दो, जितनी चाहिए उतनी दो, एक्सेस कंट्रोल। अब एक्सेस कंट्रोल के लिए हम क्या करते हैं? पासवर्ड लगाते हैं। लेकिन अगर सॉफ्टवेयर में पासवर्ड अप्लाई करने का, या पासवर्ड को रीसेट करने का, या पासवर्ड को मैच करने का फंक्शनैलिटी ना हो, तो इसका क्या मतलब है? सॉफ्टवेयर तो एक्सेस कंट्रोल को सपोर्ट ही नहीं कर रहा। ये बात कुछ समझ आई? जी सर, क्लियर हो गया। तो ये बेसिकली डिजाइन, ये काम डिजाइन का है कि डिजाइन करते वक्त हम इन सारी बातों का ख्याल रखें। अब मेरा सवाल है कि ऑडिटर आता है और ऑडिटर को ये कहा जाता है कि सॉफ्टवेयर डिजाइन का ऑडिट करो। ऑडिटर सबसे पहले क्या पूछेगा? मैं खुद ही जवाब दे देता हूँ। ऑडिटर सबसे पहले पूछेगा कि मुझे एसडीएस दिखाओ। फिर अगला सवाल क्या होगा? ऑडिटर कहेगा जरा मुझे एसआरएस भी दिखाओ।
तीसरा सवाल क्या होगा, ऑडिटर ये बोलेगा जरा मुझे इसमें से जरा मुझे इसमें से क्या ढूंढ के दिखाओ, प्रोटोटाइप ढूंढ के दिखाओ, या स्क्रीनशॉट्स या स्क्रीन फ्लो जो आप कह रहे थे वो ढूंढ के दिखाओ। अच्छा है, इसका क्या मतलब है कि अगर वो आपको मिल जाती है, वो दिखा देते हैं, तो उसका क्या मतलब कौन सा डिजाइन हुआ हुआ है, GUI। उसके बाद वो आपसे पूछेगा, वो पूछेगा कि भाई मुझे डाटा फ्लो डायग्राम दिखाओ, मुझे कॉन्टेक्स्ट डायग्राम दिखाओ, मुझे फ्लो चार्ट दिखाओ, मुझे सीक्वेंस डायग्राम दिखाओ, एक्टिविटी डायग्राम दिखाओ, UML डायग्राम्स दिखाओ। अगर ये वो दिखा दे, कुछ नहीं, कुछ कुछ ही दिखा दे, सारी ना दिखाए, तो उसका मतलब क्या है कि प्रोसेस डिजाइन हुआ हुआ है। तीसरी बात वो पूछेगा कि यार ERD दिखाओ, डाटा डिक्शनरी दिखाओ, ये बताओ इसमें नॉर्मलाइजेशन हुई भी नहीं, तो इसका मतलब है कि डाटाबेस डिजाइन भी हुआ था। और जब ये तीनों चीजें हुई हुई थी, तो आप यकीन माने कि ये तीनों डायग्राम्स जो हैं, ये तीनों जितनी मैंने डायग्राम्स के नाम लिखे, ये पहली दफा में फाइनल वर्जन नहीं आ जाते, इनके कई कई रिविजन्स आती हैं। तो आप उनसे ये पूछ सकते हैं कि भाई जरा इनके जो बिफोर फाइनल रिविजन्स थी, जरा उसकी तो जरा मुझे रिकॉर्ड दिखाओ, राइट। तो ये होता है। अच्छा, यहाँ पे एक और बात मैं बताता चलूँ कि जो डेटा फ्लो डायग्राम होती है और कॉन्टेक्स्ट डायग्राम, जैसे हमने डेटाबेस में पढ़ा, हायरार्किकल मॉडल होता है, नेटवर्क मॉडल होता है और रिलेशनल मॉडल होता है। तो रिलेशनल मॉडल बाकी दोनों मॉडल से बेहतर है। तो बिल्कुल इसी तरीके से प्रोसेस डिज़ाइन में जो UML डायग्राम्स हैं, वो नया मेथड है डिज़ाइनिंग का। लेकिन जो डाटा फ्लो डायग्राम है, कॉन्टेक्स्ट डायग्राम है या फ्लो चार्ट्स हैं, ये पुराना तरीका था सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करने का, तो अभी ऑब्सोलीट हो गया है। अब किसने जगह ले ली है, UML डायग्राम्स ने। UML क्या है, ये सॉफ्टवेयर डिज़ाइन की बेस्ट प्रैक्टिसेस का एक बेस्ट प्रैक्टिसेस का मजमूआ है कि सॉफ्टवेयर को कैसे डिज़ाइन करना है। तो ये चीज़ें उसके अंदर होती हैं। तो डाटा फ्लो डायग्राम और कॉन्टेक्स्ट डायग्राम ये पुराना तरीका है। एक और बात बताते चलूँ पेपर के हवाले से कि डाटा फ्लो डायग्राम में क्या क्या चीज़ें होती हैं, सॉफ्टवेयर के हवाले से बता रहा हूँ। डाटा फ्लो डायग्राम में ये होता है कि सॉफ्टवेयर की इनपुट क्या होगी। डाटा फ्लो डायग्राम में ये होता है कि अब मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि आपने डाटा फ्लो डायग्राम लिखनी है, तो अब आप क्या देखेंगे कि डाटा फ्लो डायग्राम ठीक है कि नहीं ठीक। उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि डाटा फ्लो डायग्राम में क्या होना चाहिए, इनपुट्स का जिक्र होना चाहिए, आउटपुट्स का जिक्र होना चाहिए, इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कैसे करना है, ट्रांसफॉर्मेशन का जिक्र होना चाहिए। लेकिन डाटा फ्लो डायग्राम में क्या चीज़ नहीं होती, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस नहीं होता कि पहला ये होगा फिर एक्टिविटी 2 हुई, एक्टिविटी 3 हुई। तो सीक्वेंस डाटा फ्लो डायग्राम में सीक्वेंस को रिप्रेजेंट नहीं किया जाता। तो सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या बनाते हैं, फ्लो चार्ट बनाते हैं। तो डाटा फ्लो डायग्राम में क्या चीज़ें होती हैं, इनपुट्स होती हैं, आउटपुट्स होती हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं, कनेक्शंस होते हैं, लेकिन क्या चीज़ मिसिंग होती है, सीक्वेंस। तो सीक्वेंस को ओवरकम करने के लिए, सीक्वेंस को समझाने के लिए हम क्या बनाते हैं, फ्लो चार्ट्स बनाते हैं। इसलिए ये दोनों चीज़ें पहले ज़रूरी हुआ करती थी। अच्छा, अब एक और बात, कॉन्टेक्स्ट डायग्राम में और डाटा फ्लो डायग्राम, ये डायग्राम्स के मल्टीपल लेवल्स होते हैं। लेवल 1, लेवल 0 से शुरू होता है, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5। हम उतने लेवल तक, जब तक हमारे डिज़ाइन में कम्प्लेक्सिटी रहती है, तो हम, अब एक सॉलिड डायग्राम है, बहुत पेचीदा बन गई, तो अब हम क्या करेंगे, उस डायग्राम को और खोलेंगे ताकि वो सिंप्लीफाई हो जाए। तो जब एक नया लेवल, नई डायग्राम, एक डायग्राम को हम, एक डायग्राम है जो कि इनिशियली बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसको जब खोलेंगे और उसको ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, तो एक नई डायग्राम बनेगी। सिंप्लीफिके उस वक्त तक सिंप्लीफाई करते जाएंगे जब तक वो इजी टू अंडरस्टैंड ना हो जाए। तो इसका मतलब ये है कि डिज़ाइन, जो डॉक्यूमेंट्स, जो डायग्राम्स होती हैं, उनकी मल्टीपल लेवल्स होते हैं। वो लेवल डिपेंड करता है कम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रॉब्लम पे। जब तक प्रॉब्लम का डिज़ाइन सिंप्लीफाई ना हो जाए, हम लेवल्स बनाते रहते हैं। तो यहाँ तक किसी को कोई समझ ना आई हो तो बताएं। अब मैंने आपको डिज़ाइन सेक्शन भी ख़त्म कर दिया। सर ये बुक के अंदर उसने एक सॉफ्टवेयर बेस लाइनिंग का है, उसकी समझ नहीं लगी ओके, पढ़ के। गुड। ये अच्छा है, आप शास्त्र कर रहे हैं, तो मैं बताता हूँ। ये भी हम, ये चीज़ मैं अगला पॉइंट यही बताने वाला था। यहाँ तक समझ आ गया जो चीज़ पूछी है मैंने, क्योंकि बेस लाइनिंग उससे अलग आगे की चीज़ है। यहाँ किसी को प्रॉब्लम? चलूँ आगे? जी सर, क्लियर है, आप आगे चलें। ओके, ये बाकी लोग आज नहीं है, कितने लोग हैं? ये सादिया, वृदा, बिलाल, कामरान, शहरोज, आप लोगों को समझ आ रही है? यस सर, आ रही है। यस सर, सब ओके, यस गुड सर, समझ आ रही है। गुड, ओके, थैंक यू। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं।
अच्छा, किसी ने कभी अभी रिसेंट पास्ट में कभी ऐसा हुआ कि किसी ने, किसी के पेरेंट्स ने भी घर बनाया हो और नए घर में कोई लोग शिफ्ट हुए हो, या किसी ने कभी अपनी लाइफ में घर बनते देखा हो? जी सर, मैंने रिसेंटली अपने बॉस का यहाँ पर विला जो है वो उसको सुपरवाइज किया है इधर कहाँ पे? यूएई में। अच्छा, यूएई में। यूएई में सर अच्छा। जी। अच्छा, अब अगर फॉर एग्जांपल सुपरवाइज किया मतलब कि उसकी जितनी पेमेंट्स और जितने भी उसके काम थे वो सारे, मैं अकाउंटेंट से जो है वो उधर जाके इंजीनियर बन गया था सर। अच्छा। अच्छा, अब इज्यूम करें आप, अच्छा अब एक डिजाइनर होगा और जो घर बनाने वाला है एक आर्किटेक्ट होता है जो नक्शा बनाता है, लेकिन नक्शे के मुताबिक जो घर की इमारत बनाता है उसको क्या कहते हैं? बिल्डर। ऐसे ही है। जी सर। ओके। अगर बिल्डर को रोजाना की बेसिस पे एक नया डिजाइन हाथ में थमा दिया जाए तो बिल्डर क्या करेगा? सर एक तो काम डिले होगा और दूसरा उसकी कॉस्ट में डिफरेंस आता जाएगा और और वो आपके ख्याल में? कंफ्यूज भी होगा सर। अच्छा, और रोजाना आर्किटेक्ट जो है वो बिल्डर को एक नया डिजाइन थमा दे, अब क्या होगा? सर आई सर थिंक मेरा वो काम ही छोड़ देगा। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं भी ये कहने वाला था, हाँ नहीं छोड़ देगा। नहीं सर, काम नहीं छोड़ते ये, क्योंकि इस केस में भी ऐसा हुआ है। वो नहीं, लोग काम छोड़ देगा जब आप, अच्छा चलें काम नहीं छोड़ता, काम नहीं छोड़ेगा तो वो कॉस्ट लेता रहेगा। बिल्कुल अच्छा, अगर आप रोजाना, ये स्टेजेस है ना, अगर आप रोजाना डिजाइन करते रहेंगे, चेंज करते रहेंगे, तो क्या पता, क्या मैं आपको 3 प्रॉब्लम्स बताता हूँ, काम कभी खत्म ही नहीं होगा। इस पे तो सब एग्री कर रहे हैं। जी। अच्छा, कभी डेडलाइन मीट नहीं होगी, करेक्ट। डेडलाइन सेट ही नहीं होगी तो डेडलाइन मीट कैसे होगी, है जी। ना? अच्छा, कॉस्ट मैनी टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, और घर कभी मुकम्मल ही नहीं होगा। जी। अच्छा, अब ये जो चीजें हैं, इसी चीज को सॉफ्टवेयर में लाया, ये है, ये इसकी बुनियादी वजह क्या थी कि घर मुकम्मल नहीं हुआ, ये खर्चा बहुत बढ़ गया, क्या प्रॉब्लम थी इस सारी डिस्कशन में? प्रॉब्लम क्या निकली, रूट कॉज क्या थी इस बात की? गलती किसकी जी थी, सर, ठेकेदार की, वो बिल्डर की, या जिसका घर बन रहा है ओनर की? गलती किसकी है इसमें? ऑनर की थी क्योंकि वो सर डिजाइन ऑनर चेंज की, कर रहा था क्योंकि वो बार बार। हर दफा डिजाइन चेंज करता जा रहा है, अपनी रिक्वायरमेंट्स चेंज करता जा रहा बिल्कुल। अब अगर, अच्छा दूसरी गलती ओनर की नहीं है, जी गलती सर। ओनर की नहीं है, क्योंकि ये नेचुरल चीज है। आपका घर बनेगा, आप रोजाना कहेंगे अच्छा यार ये कर दो, छत डल गई, आप कहेंगे यार थोड़ी सी पीछे कर दो। मसला किसका है, रोकना किसने है? बिल्डर ने। राइट, हम क्या करते हैं, इसी चीज को कहते हैं, इस चीज को, कि घर के जो, क्या कहना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट लिखा गया था उसमें ये बात मेंशन करनी चाहिए कि भाई डिजाइन किसके मुताबिक होगा? ऑनर की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। ये रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। अगर आप डिजाइन चेंज करेंगे तो इसका मतलब क्या, आप क्या चेंज कर रहे हैं? रिक्वायरमेंट्स। यस, रिक्वायरमेंट चेंज कर रहे हैं। और अगर आप डिजाइन चेंज करेंगे तो एक चेंज करने से सॉफ्टवेयर के रिमेनिंग डिजाइन में इफेक्ट आएगा। जी है। सर, जो उससे रिलेटेड होंगे बिल्कुल आएगा। डेफिनेटली आएगा। बिल्कुल, इसका मतलब है कि जब आप एक चेंज करेंगे तो उस चेंज का कोई इम्पैक्ट होगा, उस इम्पैक्ट करेक्ट। को लाने में आपका टाइम लगेगा, इसका मतलब उसकी कॉस्ट होगी। तो एक डिजाइन, एक रिक्वायरमेंट चेंज करने का मतलब एक रिक्वायरमेंट चेंज करना नहीं होता, एक रिक्वायरमेंट को चेंज करना बाज़ वक़्त मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स को जनरेट करना होता है। तो हम क्या जी। करते हैं, हम क्या करते हैं, हम, अच्छा, अब ये एक नेचुरल, अच्छा सॉफ्टवेयर की, अच्छा इंटरेस्टिंग बात ये कि घर में तो, घर बनाने की, मैंने घर की एग्जांपल इसलिए ली क्योंकि इसमें डिज़ाइन इंपॉर्टेंट होता है, ये तो आपको सबको पता है। कुछ जी सर। घर छोटे रकबे पे बने होते हैं लेकिन अच्छे होते हैं, हवादार होते हैं, रोशन होते हैं। कुछ बड़े रकबे पे बने होते हैं लेकिन इंतहाई बेकार होते हैं। क्यों? डिजाइन। ऐसे ही है ना। अब होता क्या है, सॉफ्ट घर तो फिर टेंजिबल है, नजर आ रहा है, सॉफ्टवेयर तो टेंजिबल ही नहीं है, तो इसमें तो बहुत कंफ्यूजन है, प्रॉब्लम ये है। अच्छा,
तो हम इसका क्या हल करते हैं, हम बीइंग अ आईटी प्रोफेशनल हमें पता है कि यूजर्स को अपनी रिक्वायरमेंट्स की मुताबिक के बारे में क्लैरिटी नहीं है, लेकिन इसका इसका इम्पैक्ट सॉफ्टवेयर की लाइफ पे नहीं आना चाहिए। हमें पता है कि अगर हम आपसे रिक्वायरमेंट्स हर दिन की बुनियाद पे लेते रहेंगे तो हम आपको वक्ती तौर पे तो खुश कर रहे हैं, लेकिन इन द लॉन्ग रन हम आपका बुरा कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, बीइंग अ बिजनेस आईटी प्रोफेशनल, हम करते क्या है, मतलब मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं ये करता हूँ कि मैं सॉफ्ट रिक्वायरमेंट्स जब हम फाइनल कर लेते हैं, एसएलए लिख लेते हैं, तो कानूनी तौर पे और प्रोफेशनली असूली तौर पे हमें अब बाद में कोई नई रिक्वायरमेंट्स को नहीं लेना चाहिए। और अगर हम ले रहे हैं तो कानूनी तौर पे और प्रोफेशनली हम एक नया कॉन्ट्रैक्ट लिखना चाहिए। ऐसा है ना? हम क्या करते हैं, हम बहुत रिजिड नहीं होते। हम क्या करते हैं कि हम यूजर को ये समझा देते हैं एसएलए साइन करते वक्त कि भाई हम आपको रिक्वायरमेंट या एसएलए साइन होने के बाद भी इस बात की प्रोविजन देंगे कि अगर आप चाहें तो अपनी रिक्वायरमेंट्स को चेंज करा लें, लेकिन लेकिन रिक्वायरमेंट एग्रीमेंट साइन होने के 10 दिन तक आप अपनी रिक्वायरमेंट्स को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हम आपकी रिक्वायरमेंट्स को एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन ओवर अ न्यू रिक्वायर ओवर द सेकंड कॉन्ट्रैक्ट, फिर वो आपका दूसरा कॉन्ट्रैक्ट होगा, राइट? इसका मतलब है कि अब आप हमें 2 प्रोजेक्ट्स दे रहे हैं, पहला प्रोजेक्ट 1 कॉन्ट्रैक्ट 1, प्रोजेक्ट 2 कॉन्ट्रैक्ट 2, लेकिन कुछ अरसे के बाद आप, मैंने क्या कहा, डिजाइन शुरू होने के कुछ अरसे तक हम आपकी रिक्वायरमेंट्स को एक्सेप्ट करते रहेंगे, बावजूद इसके कि एग्रीमेंट हमें इस बात की इजाजत नहीं दे रहा, लेकिन जस्ट फॉर बिजनेस कर्टेसी। लेकिन एक हद के बाद हमें क्या करना है, जो रिक्वायरमेंट्स तय हो गई हमें उन रिक्वायरमेंट्स को फ्रीज कर देना है, सॉफ्टवेयर के स्कोप को फ्रीज कर देना है। 2 लफ्ज बोले, स्कोप को फ्रीज कर देना है, रिक्वायरमेंट्स को फ्रीज कर देना है। मतलब ये कि हम कहेंगे कि भाई अब जो रिक्वायरमेंट्स आ गई, ये जो डिज़ाइन बन गया, ये फाइनल है, इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। अगर तब्दीली हुई तो वो एडिशनल एक्सपेंस में आएगी, उसका एक अलग कॉन्ट्रैक्ट लिखा जाएगा। तो कहने का मकसद क्या है कि डिज़ाइन के इनिशियल टाइम पे हम रिक्वायरमेंट्स को फ्रीज कर देते हैं, और इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं सॉफ्टवेयर बेस लाइन। हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, आपके बाद नई रिक्वायरमेंट्स, आपके बाद मौजूदा रिक्वायरमेंट्स में कोई तब्दीली नहीं आएगी। इस कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से अगर कोई नई रिक्वायरमेंट्स आई तो वो एज अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट तस्वुर की जाएंगी, वो एज अ चेंज होंगी। उसको हम कहते हैं कि ये हमारी चेंज होगी, रिक्वायरमेंट नहीं होगी। जब भी कोई चेंज आएगी तो उसका फिर एक अलग प्रोसीजर होगा। तो ये बात क्लियर हो गई। तो ये जो चीज़ है कि सॉफ्टवेयर डिज़ाइन के इनिशियल फेजेस में सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स को या सॉफ्टवेयर के स्कोप को फ्रीज कर देना, वो जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर बेसलाइनिंग। और अगर ये ना हो, ये इसलिए करते हैं क्योंकि अगर ये ना किया जाए तो फिर सॉफ्टवेयर कभी ख़त्म नहीं होगा, सॉफ्टवेयर कभी डिलीवर नहीं होगा। और इस फिनोमिना को कहते हैं सॉफ्टवेयर क्रीपिंग। ये मैं लिख देता हूँ। तो हम इसको क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर बेसलाइनिंग। हम क्या कर रहे हैं, रिक्वायरमेंट फ्रीजिंग। और अगर हम ये ना करें तो क्या होगा, सॉफ्टवेयर क्रीपिंग। सॉफ्टवेयर कभी कंक्लूड ही नहीं होगा, ठीक है, कभी डिप्लॉय ही नहीं होगा, कभी मुकम्मल ही नहीं होगा, तो कॉस्ट बढ़ती जाएगी। तो ये हो गया डिज़ाइन भी ख़त्म। और कोई बात?
सर ये सॉफ्टवेयर बेसलाइन को जरा 2 लाइन में इजी करके लिखवा दें तो अच्छा रह जाएगा। लिख लें सॉफ्टवेयर बेसलाइनिंग is the concept of freezing the software scope at the initial stages of software design. It will help to avoid the risk of software creeping. It is also laid it also lays down the foundation of सॉफ्टवेयर चेंज मैनेजमेंट। मतलब अब सॉफ्टवेयर बेसलाइनिंग के बाद अगर कोई नई रिक्वायरमेंट आती है तो हम उसको क्या कहेंगे, चेंज। और फिर चेंज के लिए हमें एक नया तरीका अप्लाई करना पड़ेगा, उसको क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर चेंज मैनेजमेंट। इसलिए मैंने लिखा इट ऑल्सो लेज डाउन द फाउंडेशन ऑफ सॉफ्टवेयर चेंज मैनेजमेंट। यहाँ कोई मसला? नेक्स्ट फेज, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि हमने एज पर एसडीएस क्या करना है, वी शैल राइट दी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स। हमें सॉफ्टवेयर की इंस्ट्रक्शंस लिखनी है, राइट? ये बात क्लियर हो गई। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बाद जो हमारे पास आउटपुट है इस फेज की, वो क्या होगा, सोर्स कोड और एंड एग्जीक्यूटेबल कोड। हम क्या करते हैं, बेसिकली यूँ समझें कि डिज़ाइन डॉक्यूमेंट आ गया, उसके बाद जब हमने बिल्डिंग खड़ी करनी है तो जो बिल्डिंग बनी है उसमें जो ईंटें हैं, जो दीवारें हैं, वो ईंटों से बनी है। तो हमारे यहाँ जो दीवार है वो प्रोग्राम्स है, और प्रोग्राम दीवार जो ईंट से बनी है, तो हमारे केस में प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन से बना है। तो हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम लिखते हैं। वो प्रोग्राम जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में हो, ये मैंने पहले भी बताया था, उसको कहते हैं सोर्स कोड। प्रोग्राम इन हाई लेवल लैंग्वेज, जो कि ह्यूमन फ्रेंडली लैंग्वेज भी होती है, उसको क्या बोलेंगे, सोर्स कोड। लेकिन जब हम उसको मशीन की लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देंगे, प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज, तो हम उसको क्या बोलेंगे, एग्जीक्यूटेबल कोड। हम किसी को भी, किसी कंपनी को भी सॉफ्टवेयर देते हैं तो सोर्स कोड नहीं देते, ये हमारी प्रॉपर्टी है, याद रखिएगा। नेवर गिव सोर्स कोड। उसकी रीज़न है, अगर सोर्स कोड दे दिया तो समझिए फॉर्मूला दे दिया, कल को वो इसमें चेंज कर लेगा और नाम लगा के रीसेल करेगा। इसलिए किसी कंपनी को सोर्स कोड नहीं देते। और अगर कोई मांग भी ले तो फिर सॉफ्टवेयर की इतनी प्राइस बढ़ा देते हैं कि वो उसके लिए अफोर्डेबल नहीं रहती। हमेशा उसको एग्जीक्यूटेबल कोड देते हैं। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, फिनिश, दैट्स इट। सर ये सुडो कोड और ये सोर्स कोड एक ही चीज है और इट्स अच्छा, डिफरेंट? सूडो कोड सोर्स कोड नहीं है। सूडो कोड जो है ये यहाँ पर आता है, डेटा फ्लो डायग्राम इधर, सूडो कोड। ये डिजाइन डॉक्यूमेंट को डिजाइन करने के मुख्तलिफ तरीके मैंने आपको बताया, डाटा फ्लो डायग्राम के थ्रू कर लो, फ्लो चार्ट कॉन्टेक्स्ट डायग्राम के थ्रू कर लो, यूएमएल डायग्राम। तो सूडो कोड भी एक तरीका कार है। इसमें क्या होता है कि हम सॉफ्टवेयर के डिजाइन को इंस्ट्रक्शंस की शक्ल में लिखते हैं, लेकिन वो इंस्ट्रक्शन किसी लैंग्वेज में नहीं होती, इसीलिए उसको कहते हैं सूडो। सूडो का मतलब होता है जिसका कोई रंग ना हो, सूडो कोड। तो कोड की तरह का ये डिजाइन होता है, लेकिन किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज, किसी कंप्यूटर लैंग्वेज में नहीं होता, इंग्लिश लैंग्वेज में होता है, इसलिए उसको सूडो कोड कहते हैं। कोड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, तो वो कोड जो कि मशीन कंप्यूटर लैंग्वेज में हो
उसको हम सोर्स कोड कहते हैं, लेकिन जो कि ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल हो। लेकिन वो सॉफ्टवेयर या वो प्रोग्राम जो कि मशीन लैंग्वेज में हो, उसको हम क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटेबल कोड। तो हमने क्या किया, पहले रिक्वायरमेंट्स ली, रिक्वायरमेंट के बाद डिज़ाइन बनाया, डिज़ाइन के बाद क्या बनाया? सॉफ्टवेयर बनाया। सॉफ्टवेयर कैसे बनता है? सॉफ्टवेयर के दो हिस्से होते हैं, सोर्स कोड और एग्जीक्यूटेबल कोड। तो पहले क्या बनाते हैं? डिज़ाइन को पढ़ के सोर्स कोड बनाते हैं, और फिर उससे क्या बनाते हैं? एग्जीक्यूटेबल कोड। तो और सोर्स कोड नहीं देते, हमेशा क्या देते? एग्जीक्यूटेबल कोड। और सोर्स कोड को मशीन कोड में ट्रांसलेट करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? मैंने पहले भी बताया था, या तो कंपाइलर होता है या इंटरप्रेटर होता है। पहले भी बता चुका हूँ। कंपाइलर क्या करता है? पूरे प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है, फिर एग्जीक्यूट करता है। इंटरप्रेटर क्या करता है? लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन करता है और एग्जीक्यूशन करता है। ये पेपर में आ सकता है कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या हैं? ये दोनों सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि क्या करते हैं? बेसिकली लैंग्वेज ट्रांसलेशन करते हैं। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? सोर्स कोड भी बता दिया, मशीन कोड भी बता दिया, कंपाइलर भी बता दिया, इंटरप्रेटर भी बता दिया। तो इस प्रोग्राम, इस फेज की आउटपुट क्या होगी? हमारे पास सोर्स कोड होगा, हमारे पास एग्जीक्यूटेबल कोड होगा। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? अगली फेज, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। इसके दो बेनिफिट्स हैं, दो ऑब्जेक्टिव्स हैं। नंबर वन, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के दो मकासद हैं। नंबर वन, पहला मकसद क्या है? वेरिफिकेशन। दूसरा क्या है? वैलिडेशन। वेरिफिकेशन का मतलब क्या है? इस बात की तस्दीक कर लेना कि सॉफ्टवेयर मीट्स ऑल बिजनेस रिक्वायरमेंट्स मेंशन्ड इन SRS। और सॉफ्टवेयर वैलिडेशन का मतलब क्या है? वेरीफाई, ensure that software has no bugs or errors। ये वैलिडेशन है। तो हमें इस बात की, दो बातों की ज़मानत चाहिए। नंबर वन कि सॉफ्टवेयर यूज़र की रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहा है और उसका कोई एरर नहीं है। ये दो बात। और ये रिक्वायरमेंट्स कौन सी है? जो SRS में लिखी है। अब यहाँ कोई सवाल तो पूछें। अगला टॉपिक, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टाइप्स। ब्लैक बॉक्स, white box, unit testing, module testing, integration testing, system testing, system के अंदर security, usability, stress testing, ये हम करते हैं। टेस्टिंग, अल्फा, बीटा, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, इसको फैड भी कहते हैं या इसको यूजर एक्सेप्टेंस के टेस्टिंग भी कहते हैं।
यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग या फाइल एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, ये टेस्टिंग की टाइप्स हैं। इसी तरह अप्रोचेज हैं, टॉप डाउन, बॉटम अप। दो अप्रोचेज हैं, टॉप डाउन या बॉटम अप, और ये टाइप्स हैं। यहां तक किसी को कंफ्यूजन है तो बताएं, अभी मैंने समझानी ही है सारी। एनी कंफ्यूजन? हेलो? नहीं सर, जब समझाएंगे तो फिर देखेंगे, अगर कोई कंफ्यूजन आती है तो फिर पूछेंगे सर। सर ठीक है। इसमें सॉफ्टवेयर के लाइब्रेरी कंट्रोल्स नहीं आएंगे कौन से? टाइप में? लाइब्रेरी कंट्रोल्स लाइब्रेरी टेस्टिंग। कंट्रोल? हाँ जी। कंट्रोल से मुराद कंट्रोल्स या कंट्रोल? टाइप्स में सॉफ्टवेयर के जो लाइब्रेरी कंट्रोल्स हैं वो ऐड नहीं होगा? मतलब मतलब कि इसका पॉइंट है ना, ये इसमें ऐड होगा ना टाइप्स में? टेस्टिंग की टाइप्स में? टाइप जी सर, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की टाइप्स में। लाइब्रेरी कंट्रोल नहीं। हम्म, अच्छा, फिर आप मुझे अलग से बताएंगे ये क्या है? ये तो पूरा टॉपिक है, लाइब्रेरी कंट्रोल सॉफ्टवेयर। सर वो अलग से आ रहा है बुक में, जो यहीं के है वो अलग से आगे है। अच्छा, तो बुक में लेकिन और क्या इसमें, लिखा है अभी? बुक में तो सर काफी कुछ लिखा हुआ है। कौन प्रैक्टिसेस सा भी पेज आ पे रही है। कह रहे? ये अच्छी बात है, बुक से पढ़ें। मुझे कोई प्रॉब्लम, आपको कुछ चीज़ क्लियर नहीं होती तो मुझसे पूछ लिया करें, इसमें किसी किस्म की हिचकिचाहट की जरूरत नहीं है। ठहरें, लेट मी ओपन द बुक। सर मैं तो काफी आगे निकली हुई हूँ, आगे मतलब? मतलब कि खुद से स्टडी में आगे, मतलब पेज नंबर करें, पेज नंबर बताएं। 149। इसी चैप्टर का है ना? ये तो हाँ, ये वो वाला टॉपिक है जो आप कह रहे हैं कि ये अलग से टॉपिक है, वो इसी चैप्टर का है, चैप्टर 4 नहीं, तो का। टेस्टिंग में तो लाइब्रेरी कंट्रोल के नाम से कुछ भी नहीं है। सर मेरे पास एक और बुक खुली हुई है, उसमें आ रहा है ये। डिजाइन कंट्रोल्स का हो सकता है, बिल्कुल। पढ़ें थोड़ा सा, ताकि लाइब्रेरी कंट्रोल तो एक और चीज़ होती है कि लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर की जो लाइब्रेरीज हैं उनको, उनमें कोई चेंज, अनऑथराइज चेंज ना आए। हर चलें, आप चेंज पढ़ें जो है पहले। जी सर, इसका इसमें ताल्लुक यही चेंज से उन्होंने, रिलेटेड है। इसमें भी उन्होंने यही बताया हुआ है कि इसमें हर चेंज जो है वो ऑथराइज्ड होना चाहिए। कोई हाँ, भी तो ये चेंज मैं होगा वही तो वो कह रहा पहले हूँ, ये सुपरविजन वही कह आएगा, रहा हूँ अंडर। कि इसका ताल्लुक टेस्टिंग से नहीं है, ये तो अलग टॉपिक है। पता नहीं सर, इस बुक में फिर शायद आप ठीक है, आप अपने तरीके से चले, मैं देखती हूँ। नहीं, ये हो सकता है कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के, कौन सी बुक है ये? सर ये MCS की बुक है। किस टॉपिक क्या है बुक का? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग? सर, जी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं कर रहा आप वो, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिहाज से चल रहा होगा। ये ओके पढ़ो ओके। जरा, जो भी लाइन लिखी है, एक दो लाइनें उसकी शुरू की पढ़ो। इसकी शुरू की लाइंस मैं बताती जो हूँ सर, उसमें से। टेस्टिंग कंट्रोल्स है ना, लाइब्रेरी कंट्रोल्स, वो जो आप कह रही हो वो पढ़ो, उसकी एक दो लाइन्स। अच्छा, उस बुक में से जो मैंने बोला। वो पढ़ो। एक मिनट सर, मैं इसको वैसे एक्सप्लेन कर दूँ नहीं उर्दू नहीं, में। बोले बोले। उसमें मैं उसने जस्ट ये, जी जी, एक्सप्लेन नहीं करो, उसकी बुक की रीडिंग करो, लाइंस पढ़ो। एक मिनट सर। So the main object of library control is to provide assurance that program changes should be authorized, and with concern with unauthorized program changes and would not be automatically moved, modified programs into production and बस ठीक हो cannot गया, be बस ठीक है, बस ठीक है, यहीं रुक जाए। ये ये इसका ताल्लुक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग से नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। आएगा नहीं, सॉफ्टवेयर सर। टेस्टिंग का पार्ट नहीं है ये। सर लेकिन इसमें ये इंफॉर्मेशन सिस्टम में ही ऐड किया हुआ उसने, मतलब कि हाँ, मेन। वो एक अलग बात है।
इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में ऐड किया हुआ है। मैं कह रहा हूँ अभी हम ये पढ़ तो रहे हैं आपके SDLC जी जी और SDLC में हम पढ़ रहे हैं टेस्टिंग। आपका सवाल था क्या लाइब्रेरी कंट्रोल टेस्टिंग में आएगी टाइप्स में, तो आएगा मेरा जवाब है जी। कि नहीं। पता नहीं सर, इसमें तो है, ठीक है मैं देखती हूँ ये फिर। ये टेस्टिंग का पार्ट नहीं होगा, वहां पे भी नहीं होगा, आप गलत उसको समझ रही हो। ये बेसिकली इंफॉर्मेशन सिस्टम का पार्ट है, ये अलग से टॉपिक है, बिल्कुल सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है। लाइब्रेरी कंट्रोल सॉफ्टवेयर से ही रिलेटेड है, लेकिन चेंज मैनेजमेंट से रिलेटेड है। ये आप सवाल को तब पूछना चाहिए था जब मैं बेस लाइनिंग कर रहा बताया थी। बहरहाल ये मैं आगे जाके क्लियर कर दूंगा, अभी आप इसको छोड़ दें। इट सर इसका इसी के आगे उसने पार्ट्स बताए हुए, ब्लैक लाइब्रेरी, तो जैसे ब्लैक आपने बोला लाइब्रेरी ना ब्लैक बॉक्स व्हाइट बॉक्स में, इस तरह ही उसने तो मैंने, पार्ट्स में बोला है। अच्छा बोलो आगे, ब्लैक लाइब्रेरी और एक और आ रहा है इसमें व्हाइट लाइब्रेरी करके कुछ, और फिर गेमिंग वर्क एप्स आ रही हैं। तो ब्लैक लाइब्रेरी में क्या लिखा है? वो वो लिखा है बताओ ब्लैक आप। लाइब्रेरी, मैंने बोला है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। कितना मिक्स हो डिफरेंस गया, हो गया? ठीक है। ये डिफरेंस है ना, वो ब्लैक सिर्फ कॉमन है दोनों का। ओके हो गया। ठीक, चलो सही है। बाकी भी नेक्स्ट में करेंगे इंशाल्लाह, मंडे को कल क्लास होगी इंशाल्लाह। ठीक है, ओके सर। ओके, अल्लाह हाफिज। और किसी को भी सवाल? ओके चलें, ठीक है, नहीं थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। शफीक, जी सर, ओके फिर क्लास कल करेंगे इंशाल्लाह बाकी। इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। आप